नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद देव में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ पॉइंट को और हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला बिंदु है कि हड़प्पा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल क्या था कि जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, हम ये मान के चल रहे थे कि भारतवर्ष की शुरुआत गंगा घाटी की सभ्यता से हुई है। किसकी? गंगा घाटी की सभ्यता से। ठीक है, जो कि ये असत्य था। लेकिन जब 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा एक अन्य सभ्यता के कुछ अवशेष ढूंढे गए, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे, जो निर्देशक थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये उस समय की बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, और इसलिए भारत आजाद नहीं था। इसलिए उस समय के डायरेक्टर कौन थे? एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, और इनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता से जुड़ी प्रथम अवशेष जो कि हड़प्पा है, और इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा रखा, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़ा हुआ जो पहला स्थान ढूंढा गया तो हड़प्पा ही था। ठीक है, चलिए ये कहा गया। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में हुई। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, किसके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, और देखा जाए तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित शहर है। ठीक है, और दोनों का अवशेष, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, दोनों का अवशेष वर्तमान रूप से कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और इन्हीं दो महत्वपूर्ण स्थल की खोज के बाद फाइनली 1924 में, कब? 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, उनके नेतृत्व में एक नई सभ्यता की घोषणा की गई। ठीक है, एक नई सभ्यता की घोषणा की गई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की गई उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। देखिए, रेडियो कार्बन विश्लेषण विधि एक पद्धति है जिससे कि किसी वस्तु या कालखंड की वो कितनी पुरानी है इसकी गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में इस सभ्यता को माना गया है कि संभवतः ये सभ्यता 2300 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था और 1750 ईस्वी पूर्व में जाके समाप्त हुआ। ठीक है, और उसके तकरीबन 1500 वर्ष बाद 1500 वर्षों बाद गंगा घाटी सभ्यता के अवशेष मिलने आरंभ होते हैं। ठीक है, आगे का समय काल गंगा घाटी की सभ्यता के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत रूप से पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक अन्य कारण ये है कि इस सभ्यता के ज्यादातर जो स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। किसके किनारे मिले? सिंधु नदी के किनारे मिले। आगे कहते हैं कि हड़प्पा को इस नगरीय व्यवस्था का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का, बिल्कुल मैंने अभी भी बता दिया था कि इस सभ्यता का सबसे जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, और इसलिए इस सभ्यता का नामकरण भी हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर रहता नहीं कि हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सभ्यता से जुड़े कुछ और पहलुओं को देख लेते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं।
जो कि बढ़िया पॉइंट आ रहा है। क्या कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। बिल्कुल, लगभग में 22 स्थल, लगभग में 22 स्थल अकेले गुजरात में देखा जाए तो इस सभ्यता की जो सबसे दो महत्वपूर्ण स्थान है, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, वो दोनों पाकिस्तान में है। दोनों कहाँ हैं? तो आज़ादी के बाद ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। इसलिए भारतीय ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के द्वारा भारत में भी इस स्थान की खोज की प्रयास किए गए और उसके बाद बहुत सारे स्थान को खोजे गए, जिसमें सबसे अधिक स्थान कहाँ प्राप्त हुआ? गुजरात से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, कारण क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी, अर्थात यहाँ से कांस्य की मात्रा कह सकते हैं कि पहली बार या बड़ी मात्रा में औजार हो गए, आभूषण हो गए, या मानव मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करना, कुछ मूर्तियां भी मिली है कांसे का, तो यहाँ से हमें शीशे के अवशेष मिलने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब खोज की गई थी, जब इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए आगे देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। मृतकों का टीला इसे कहने का मुख्य कारण क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसे मृतकों का टीला कहने का मुख्य कारण ये है कि जब इस स्थल की खुदाई की गई, ठीक है, जब इस स्थल की खुदाई की गई 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सब प्राप्त हुए, यानी कि मृतक, बहुत सारे मृतक प्राप्त हुए थे, यानी कि अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ पे सबसे अधिक मृतक, यानी कि बड़ी संख्या में लाशों के ढेर पाए गए थे इनकी खुदाई के दौरान। ठीक है, इसलिए इतिहासकारों ने इसे मृतकों का टीला कहा गया। हालांकि इन सबों के मिलना एक अपने आप में रहस्य है, विभिन्न इतिहासकार इसके विभिन्न अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाने का मुख्य कारण है कि इनकी खुदाई में सबों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी। आगे कहा जाता है कि काली बंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है। काली बंगा के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है? अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, कालीबंगा जो कि वर्तमान हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली है। ठीक है, बड़ी संख्या में काले रंग के शीशे की, कांसे की चूड़ियां मिली, इसे काली बंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियां वहां से बड़ी संख्या में प्राप्त हुई, इसलिए उस स्थल को क्या कहा गया है? काली बंगा। क्या कहा गया है? काली बंगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया, इस चीज को और समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक शहरी व्यवस्था थी। क्या थी? शहरी व्यवस्था थी, यानी कि हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे कि वहां पे हर चीज एक व्यवस्थित थी। इसमें देखो क्या कहा गया है इसमें कि सुव्यवस्थित जल, यानी कि जल निकासी की बहुत बेहतर तरीके से सड़कें बनाई गई थी। सड़कों के बगल में नाले बनाए गए थे। नाले को, हर घर की दीवार को नाले से जोड़ा गया था, जिससे कि घर का पानी बाहर आ सके और फिर वो
सड़कों के माध्यम से, नालों के माध्यम से बाहर की ओर चला जाए। ठीक है, निकास में इस सभ्यता में क्या कहा गया कि थोड़ा सा देखते हैं। इस सभ्यता का नगर निर्माण योजना पर बिल्कुल नगरों को बहुत प्लानिंग तरीके से बसाया गया था। नगरों को बहुत सड़कें इनकी पक्की थी, घरों की बनावट भी पक्की थी, कई घरें तो 2 से 3 मंजिला भी मिले हैं। तो ये इस तरह से देखा जाए तो उस समय की सबसे शहरी और अच्छी व्यवस्था में यहाँ के घरों को बनाया गया था। इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अपने आप में क्या थी, शहरी व्यवस्था थी। और इसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था थी जल निकास प्रणाली। क्या थी? जल निकास प्रणाली। यानी कि अपने आप में ये चीजें बहुत प्रभावित करने वाली थी, जल निकास प्रणाली। ठीक है, जल निकास प्रणाली सबसे प्रमुख इसकी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे की व्यवस्था में देखते हैं इस चीज को। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि हड़प्पा का समाज मातृ सत्यात्मक था। बिल्कुल, ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज़्यादातर हम लोग समाज में ये देखते हैं, उससे बाद के कई समाजों में या उससे पहले की समाज में अगर देखा जाए तो समाज को ज़्यादातर इतिहासकारों ने पितृसत्तात्मक, किसको? पितृसत्तात्मक यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज के रूप में बांटने का प्रयास किया है। किसका? पितृ सत्तात्मक समाज। जबकि हड़प्पा सभ्यता को मातृ समाज यानी कि यहाँ पे महिलाओं के महत्व के बारे में कहा गया है कि महिलाओं का अत्यधिक महत्व था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ प्रधान समाज था, मातृ प्रधान समाज था। चलिए अगली तरफ चलते हैं हम लोग। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या कहा कि कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता को जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उद्योग के साथ साथ व्यापार भी अच्छे खासे, यानी कि एक तो वो पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे और बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यापार भी। क्योंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता के मोहर वाले जब हिस्से पे पहुंचेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मोहरों से हमें उनके व्यापार और उनके अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारियाँ मिलती है। क्योंकि उस सभ्यता से कुछ दूसरी सभ्यता की, जैसे मेसोपोटामिया के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए। तो ये बात का संकेत देता है कि ये लोग व्यापार और उद्योग करना जानते थे, तभी इनके सिक्कों का यहाँ से वहाँ अदलाव बदला देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। बिल्कुल, भले ये उद्योग और व्यापार भी जानते थे पर इनका व्यवसाय का मुख्य हिस्सा क्या था? कृषि था। यानी कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर ही निर्भर था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व में सर्वप्रथम यही के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। बिल्कुल, ये तथ्य रखा जा रहा है कि सबसे पहले विश्व में माफ कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती आरंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल, ठीक है, कि मेसोपोटामिया में, जैसे कि मैंने कहा कि ये भी चीज व्यापार को एक इंडिकेट करने का एक तथ्य बिंदु हो सकता है कि कहीं ना कहीं कि मेसोपोटामिया में कपास जो कि हड़प्पा में उगाई जाती थी, हड़प्पा सभ्यता के उन्हें वहाँ क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया में सिंधु। चलिए आगे देखते हैं कि यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे की बिंदु में देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों तरह का व्यापार होता था। बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि पूरे भारत में अगर भारत में देखा जाए तो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनके, जैसे गुजरात में थे, राजस्थान में थे, हरियाणा में थे, बिहार में थे, उत्तर प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पाए गए हैं। तो ये
आपस में भी व्यापार करते थे। क्या करते थे? ये आपस में भी व्यापार करते थे और इसके अलावा ये विदेशों से भी व्यापार करते थे, मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से। किसके? मुख्य रूप से। तो यही कहा गया कि मेसोपोटामिया के लोग, जैसे कहते हैं ना कि आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार, जैसे भारत है तो आज भारत के विभिन्न राज्यों में भी चीज़ों का आदान प्रदान होता था और बाहर भी होता है। तो इसलिए इसलिए कहा गया कि मतलब उस समय भी मेसोपोटामिया के लोग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के, यानी कि अपने ही सभ्यता के विभिन्न जगहों पर और विदेशों में भी ये चीजों का लेन देन करते थे। आगे कहा गया है कि व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता है। बिल्कुल, यानी कि जो व्यापार का जो आधार था वो वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तु को वस्तु से बदला जाता है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार का आधार क्या था? वस्तु विनिमय। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में, बिल्कुल 16, फिर 32, फिर 64, इस अनुपात में माप का अनुपात क्या था? 16 के अनुपात में, ये कहा गया मुख्य रूप से। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता है। बिल्कुल, समाज में एक ऐसा अनुमान लगाया गया कि समाज का एक वर्ग था, वणिक वर्ग, जो उच्च वर्ग था, और उनके द्वारा ही शासन प्रशासन को चलाया जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन किस वर्ग के द्वारा? तो वणिक वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से चलाया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। बिल्कुल, कि इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की पूजा की जाती थी, और इसमें पशुओं की कुबर वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, और जिसकी पूजा, मतलब इसमें कहा गया कि इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इसके अलावा पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की पूजा के, और उस पशु में एक कुबर वाला सांड, ठीक है, इसकी हमें प्रमुख रूप से कुबर वाला सांड हमें मिला है, इसका प्रमुख रूप से इसकी उपासना की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कहा गया है कि इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। बिल्कुल, ये एक बढ़िया तथ्य है, और कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में किस चीज का अवशेष हमें नहीं मिला है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस काल में, यानी कि इस सभ्यता से हमें मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं से, बिल्कुल, यानी कि साफ साफ ये कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं से प्रवीण थे। ठीक है, यानी कि उन्हें मिट्टी का बर्तन बनाना, मोहरे बनाना, मूर्ति निर्माण आदि चीजें उन्हें आती थी। चलिए आगे क्या कहा गया है कि मोहरे अधिकांशतः सेल खड़ी पत्थरों से बनी थी। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मोहरे मिली है वो किस पत्थर की बनी हुई थी, तो एक खास प्रकार के पत्थर से बनी थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से। ठीक है, सेल खड़ी नामक पत्थर से। चलिए आगे कहा गया कि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया मुख्य रूप से कि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लेखन पद्धति को ग्रीड पद्धति, ठीक है, क्या कहा जाता था? ग्रीड पद्धति। इस पद्धति को क्या कहा, देखिए यहाँ पे ब्रूस्टोफेदम कहा जाता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, क्या कहा गया कि हड़प्पा की जो लिपि थी, यानी कि जो लिपि का मतलब होता है लिखने की कला, लिखने की कला, तो ये ज्यादातर भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव
चित्रात्मक। इसका मतलब ये कि मतलब ज्यादातर जो चीजें थी वो चित्र के माध्यम से लिखी गई थी। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से लिखी गई थी। और क्या कहा गया कि इसे लिखने की ये मतलब यहाँ से आरंभ किया जाता था और फिर ये जब दूसरा जब लाइन खत्म हो तो यहीं से फिर दूसरी बिंदु आरंभ हो जाती थी, फिर यहाँ से और फिर इस तरह से लिखने का इनका तरीका था। और इस तरीका को क्या कहा जाता? ब्रूस्टोफ्रेदम, ठीक है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसके बारे में कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों के दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल सिंपल सी बात कहा गई कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ठीक है, आगे कहा गया कि मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूह प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन हुआ कर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके जो साक्ष्य मिले ऐसा माना जाता था कि वो 4 समूहों में बटे हुए थे, जिसमें प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे इसमें हड़प्पा स्थल के कुछ प्रमुख स्थानों को लिया गया है और उसके उत्खनन करता और वो वर्तमान रूप से किस नदी पर है, तो आप मुख्य रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें से क्या क्या इसके हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चंदहरो, रंगपुर, लोथल, धौलाबुरा, लोथल, कोटदी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, ठीक है, धौलावीरा, और ये उनके उत्खनन करता है कि कौन से हड़प्पा स्थल को किस पुरातत्वविद के द्वारा खुदाई की गई थी और इसमें कब कब इनकी खुदाई की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हड़प्पा स्थल जो ये विभिन्न हड़प्पा स्थल है ये कौन कौन से नदी पर पाए गए, जैसे कि हम हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, आपका चंदहरो सिंधु नदी पर, तो ऐसे भी। और इसके साथ साथ में वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति यानी कि कहाँ पर है, जैसे कि हड़प्पा पाकिस्तान के गोमरी जिला में है, इसी तरह चंदहरो पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत जिले में है, इस तरह से देख सकते हैं बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में है। तो ये इस तरह से विभिन्न स्थल उसके उत्खनन करता, किस ईस्वी में उसकी खुदाई की गई, किस नदी पर वर्तमान रूप से है और वर्तमान में कौन से राज्य या देश में और कौन से जिले में अवस्थित है, तो इसके साथ ये एक टेबल है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट पेज था ये। बिल्कुल, ये मैंने हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।